प्रवासी संदेश के खास मुलाकात सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो ब्लॉग में हम आपकी मुलाकात प्रवासी समाज की एक से एक हस्तियों से कराते हैं। इसी क्रम में आज आप ऐसी एक शख्सियत से रूबरू होंगे जो रहते तो मुंबई में है, लेकिन देश भर के सराफा व्यवसाय पर उनकी नजर रहती है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता आज की खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं। प्रवासी संदेश रिपोर्टर शुभम पांडे ने आभूषण उद्योग के विशेषज्ञ सुरेंद्र मेहता से बात की, उनसे गोल्ड ट्रेड और उनके निजी जीवन के बारे में विस्तार से जाना। आप भी देखिए क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र मेहता। पूरे देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना महामारी की वजह से हर क्षेत्र, हर व्यापार में आर्थिक मंदी का असर जो है अब दिखने लगा है। इसका ज़्यादा खासकर असर जो है मुंबई के ज्वेलरी जो है लाइन उसमें दिखने को मिला। ज्वेलरी बाज़ार में जो पहले रौनक होती थी, जो चमक धमक होती थी, वो इन दिनों गायब है। हमारे साथ इस संदर्भ पे बात करने के लिए इंडिया बुलियन एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता जी हैं, जो काफ़ी बारीकियों से इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से आगामी दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। सर, सबसे पहले आपका प्रवासी संदेश में आपका स्वागत है। आपका कीमती समय हमें जो है दिया है। जिस तरह से जो चल रहा है, जिस तरह से मार्केट में ज्वेलरी बाज़ार काफ़ी नुकसान में हमने देख रहे हैं। हालांकि मार्च से लॉकडाउन के पहले भी हमने देखा था कि कुछ कमियाँ दिखी, लेकिन अब किस तरह से ज्वेलरी बाज़ार में क्या रौनक वापस से आ रही है कि अभी भी वक्त लगेगा? देखिए, ये लॉकडाउन मार्च 2020 से शुरू हुआ था और ज्वेलरी क्योंकि एक लग्जरी आइटम है, तो ये तो बिल्कुल तय था कि जब तक पूरा इकोनॉमिक साइकिल सबसे पहले जो नेसेसरी आइटम के लिए चलेगा, फिर कंफर्ट वाली आइटम के लिए चलेगा और फिर लग्जरी वाली आइटम के लिए चलेगा। तो हमारा उस दिन पहले दिन से ही ये हमें था कि ये जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से खुल नहीं जाता तब तक ज्वेलरी मार्केट के अच्छे दिन वापस लौट नहीं सकते। लेकिन अब लॉकडाउन लगभग हर प्रदेशों में एक सरकार ने धीरे धीरे उस पर रिलैक्सेशन करके उसको काफ़ी हद तक खोल दिया है। तो मुझे लगता है कि और हम खुद भी देख रहे हैं कि ये मार्केट में 1 अक्टूबर से बहुत अच्छा मूवमेंट है मार्केट में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से दिन प्रतिदिन इसके अंदर बढ़ोतरी होगी और मैं समझता हूँ कि 1 जनवरी से हम वापस 2019 वाली स्थिति में पहुँच जाएंगे और उतना ही हमारा सेल होगा। फ़िलहाल मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि फ़िलहाल जो सेल है पिछले साल के मुकाबले हम लोग लगभग 50 से 55% पर पहुँचे हैं, लेकिन अब आगे फेस्टिवल सीज़न है, मैरिज सीज़न है, तो ये 1 जनवरी तक हम मेरे ख्याल से 80 से 90% सेल तक पहुँच जाएंगे। कहीं ना कहीं सर मानते हैं कि शादियां जो पहले होती थी अब गेस्ट को कम किया है, साथ खर्चे कम किया, तो ये भी वजह मानते हैं कि जो लोग ज्वेलरी पहले जितना खरीदते थे 2019-18 की बात करें तो 2020 में शायद उतना ना खरीदे, ये भी असर पड़ सकता है क्या? ये भी वजह मानते हैं आप? नहीं, ये तो उल्टा पॉजिटिव है। देखिए, पहले लोग खर्चा शादियों में डेस्टिनेशन वेडिंग पे करते थे, अच्छे खाने पे करते थे, लोगों ज़्यादा गेस्ट को बुलाते थे, बड़ी बड़ी होटलें बुक करते थे। तो वो खर्चा हमें लगता है कि अब वो खर्चा तो बच गया है, क्योंकि कई जगह पे 50 आदमी 100 आदमी करके ही आप शादी कर सकते हैं। तो वो खर्चा ज़रूर ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हर आदमी का एक शादी का बजट होता है। यदि वो उसको डेस्टिनेशन वेडिंग में खर्चा नहीं करने मिलता है या लोगों को इनवाइट करने में वो खर्चा नहीं करता, तो वो खर्चा आप डेफिनेटली ज्वेलरी की तरफ करेगा। अच्छा सर, ज्वेलरी बाज़ार में किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ कोई दुकानें लॉकडाउन में हमने देखा कि बहुत सारे व्यवसाय में बहुत सारी दुकानें और बिजनेस जो धंधे वगैरह चलते थे, कईयों को बंद करना पड़ा, तो ऐसा कुछ ज्वेलरी बाज़ार में आपके एसोसिएशन के अंडर में ऐसा कुछ हुआ है वाकया कि कोरोना और लॉकडाउन की महामारी झेलनी पड़ी हो, जिस तरह से इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ा हो? जी बिल्कुल। ज्वेलरी मार्केट के अंदर आप देखिए, यहाँ पे जो बंगाली कारीगर और महाराष्ट्रियन कारीगर, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र स्टेट में ये दोनों कारीगर बड़ी संख्या के अंदर होते हैं। तो ये कारीगर की जो रहने की स्थिति थी वो कोई ख़ास अच्छी नहीं थी ये स्थिति। तो इस कारण की वजह से ये जो उन लोगों को कोरोना का काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा है काफ़ी। लेकिन हमारे
एसोसिएशन ने उसका पूरा ध्यान रखा, वर्करों का ध्यान रखा और हमने काफ़ी टेस्ट करवाए और ये तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बचा नहीं। उसके बाद अब कुछ ज्वेलर्स के साथ भी ऐसे ही दुर्घटनाएं हुई हैं। हमें कई जगह से रिपोर्ट मिली कि कुछ ज्वेलर्स की इसके कारण उन लोगों की डेथ भी हुई है, उनके अवसान हो गए। मगर ओवरऑल यदि आप भारत में कोरोना के से अफेक्ट होने वालों की संख्या देखें तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी मार्केट काफ़ी हद तक इससे बचा हुआ है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। तो सर आपने कहा कि कारखानों में लेबर की कमी दिखी थी, तो क्या अब पटरी पर लौट चुकी है जो लेबर? हमने देखा मई में एक दृश्य देखा कि लोग अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे थे। कई मालिकों का जो है वो कह रहे थे कि मालिक उन्हें बतौर टाइम सैलरी नहीं देते हैं, खाने को वो मोहताज थे। तो क्या अब वो पटरी पर लौट चुकी है? क्या लेबर इस समय कारखाने में अवेलेबल हैं जिससे जो है ज्वेलरी मार्केट अब वापस एक बूम की तरफ हो जाए? जी देखिए, जब भी ये स्थिति बनी थी तो हमने हमारे एसोसिएशन ने इंश्योर किया था कि जितने भी कारीगर हैं उनको खाने पीने की सुचारू व्यवस्था उनके लिए की जाए। उसके बाद कई कारीगर गांव चले गए, लेकिन अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कारीगर धीरे धीरे लौटने लगे हैं और ज़्यादा करके जो कलकत्ता के कारीगर होते हैं, वेस्ट बंगाल से कारीगर ज़्यादा होते हैं, वो कारीगर ऑलरेडी इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो दुर्गा पूजा खत्म होते ही वापस अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। यानी नवरात्र के बाद एक बार फिर लेबर आएंगे? जी बिल्कुल, दशहरा के बाद वो डेफिनेटली वापस आएंगे और ऐसा उन लोगों ने कंफर्म भी किया है कारीगरों ने। अच्छा सर, व्यक्तिगत अब सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप अध्यक्ष भी हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है बतौर अध्यक्ष जब एक एसोसिएशन का अध्यक्ष हो, और वैसे भी ज्वेलरी और जावेरी बाज़ार जो काफ़ी सुर्खियों में रहता है मुंबई में, तो कितना रिस्की होता है और कितनी जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर ये? नहीं, मैं अध्यक्ष तो नहीं हूँ, मैं सचिव हूँ और सचिव के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो हमें ये देखना है कि बिज़नेस सुचारू रूप से चले। यदि आप पूरा लॉकडाउन पीरियड देखें तो हमने एक भी दिन हमारा जो जैसे हम रोज़ गोल्ड के रेट डिक्लेयर करते हैं, हमने एक भी दिन ऐसा नहीं सोचा कि हम गोल्ड के रेट डिक्लेयर करना बंद कर दें, क्योंकि उस रेट्स के ऊपर लोगों को ज्वेलरी पे लोन मिलती है, उस रेट्स के ऊपर लोगों को सरकार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकालती है। तो ये सब कारण की वजह से हमने रेट्स को बंद नहीं किया। सरकार ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो बैंकें हमारे रेट्स इस्तेमाल करती है ज्वेलरी के लोन देने के लिए। तो उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी तो लोग जाके बैंक से लोन लेते थे ज्वेलरी के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे आईबीजे के रेट्स ही इस्तेमाल होते थे। तो ये बहुत ज़रूरी था। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरे देश में किसी को भी ज्वेलरी और गोल्ड को लेकर कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद मिली हो या इस लॉकडाउन के दौरान, या जिस तरह से हमने देखा कई क्षेत्रों ने आर्थिक जो है वहाँ पर मांग की थी आर्थिक, तो ऐसा कुछ ज्वेलरी बाज़ार में? देखिए, जहाँ तक ज्वेलरी मार्केट में तो ऐसे कोई मदद नहीं कह सकते कि मिली, लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर थे, जो लघु उद्योग थे, उन लोगों को ज़रूर सरकार ने मदद की है। सरकार ने इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ाया था। बैंकों ने इंटरेस्ट लगभग 4 महीने 6 महीने के बाद सबको चार्ज करना शुरू किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई है। एक सबसे अच्छी बात ज्वेलरी मार्केट में ये हुई कि सोने का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो यदि आप ओवरऑल देखें तो किसी भी ज्वेलर को इसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ। और यदि लोगों के घर में भी जो ज्वेलरी थी, जिनको लोगों को शायद गिरवी रखना पड़ा या बेचना पड़ा, तो उनको अच्छे दामों में वो लोग उसको बेच पाए, क्योंकि ज्वेलरी का भाव लॉकडाउन के पहले जो भाव 38,000 या 39,000 था, 40,000 था, वो बढ़ के सीधा 56,000 57,000 हो गया। तो लोगों को इसका फ़ायदा ही हुआ। तो क्या रेट जो एक आधा लॉकडाउन में बढ़ गया, तो क्या इसका गिरावट देखने को मिलेगी आगामी दिनों में? लोग खुशी भी हुए कि उनकी जो ज्वेलरी है उसके रेट बढ़ गए हैं, और लोग जो खरीदने वाले थे वो भी चिंता का विषय हो गया था कितने महंगे वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो क्या रेट में जो है गिरावट देखने को मिलेगी आगामी? देखिए, रेट में गिरावट तो जैसे मैंने कहा 56,000 से भाव ऑलरेडी 50,000 के आसपास तो पहुंच ही गया है। और जैसे जैसे हम वैक्सीन के नज़दीक जाएंगे तो भाव मेरे ख्याल से 48,000 48,500 के आसपास सेटल होना चाहिए, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अब लोगों के मन में ये एक बैठ गया है कि 50,000 अब एक बेस प्राइस है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
अच्छा सर, केंद्र सरकार की तरफ से जो 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया तो उसमें ज्वेलरी उद्योग को किस तरह से फ़ायदा मिला है, इसका कुछ आपसे विवरण जानना चाहेंगे। जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार ने दिया था, उससे देखिए हर क्षेत्र को फ़ायदा हुआ है। जो जो छोटे लोग थे, जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी, तो सरकार ने उनको किसी न किसी तौर पर सरकार ने उनके खाते में पैसे डाले। तो इससे जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। जो बंगाली वर्कर थे या जो महाराष्ट्र के इंटीरियर में जो सोने के वर्कर थे, जो यहाँ से चले गए थे, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिला। तो मदद तो हर क्षेत्र में मिली है और मेरे ख्याल से मदद मिली है। इसीलिए ही हमने देखा कि देश के अंदर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई कि जो कोई बड़े रूप में सामने आई हो। बिल्कुल थोड़ी सी तकलीफ़ तो सभी को हुई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि तकलीफ़ नहीं हुई है। लेकिन ये आर्थिक पैकेज ही एक बहुत ही बड़ा हमारी लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, जिसमें सभी को फ़ायदा हुआ। आपसे निजी जो है हम सवाल करेंगे कि जिस तरह से आप इस एसोसिएशन में कैसे जुड़े, कैसा रहा सफ़र, कहाँ से कहानी शुरू हुई और किस तरह से आप यहाँ बॉम्बे पहुँचे, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मेरा जन्म तो बॉम्बे में ही हुआ था। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो बॉम्बे में ही हूँ। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और जैन समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, जैन हूँ, तो मेरे लिए गोल्ड के एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनना शायद ये दो मुख्य विषय रहे होंगे मेरे चुनाव के अंदर, क्योंकि मेरा इस तरह से सिलेक्शन किया गया। क्योंकि इस मार्केट में आप देखेंगे ज़्यादा करके जैन लोग हैं और ज़्यादा करके राजस्थान या गुजरात से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग ये बिज़नेस करते हैं। तो इसी प्रकार से और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते विषय पे शायद मैनेजमेंट को लगा होगा कि मेरी विषय पे अच्छी पकड़ है, तो इस प्रकार से सन 2012 में मेरा यहाँ पे सचिव पद पर चुनाव किया गया। आपने सर कहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंट हूँ, तो क्या आप बचपन से ही सीए बनना चाहते थे? क्योंकि सीए बनने के बाद आपका ये सफ़र अलग है, आप यहाँ पे सचिव हैं, एक एसोसिएशन में एक अच्छे पोस्ट पर हैं। तो बचपन से आपकी उम्मीद ख्वाहिश थी कि मुझे सीए बनना है, या फैमिली की में कोई सीए था या उनका प्रेशर था? इस पर आप हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि फैमिली के दबाव में आके करते हैं या अपनी इच्छा से भी करते हैं। तो आपकी किस तरह से इस कहानी रही सीए बनने की? नहीं, मेरा राजस्थान में जोधपुर से ताल्लुक़ रहा है और जोधपुर तो एजुकेशन का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। और वहाँ पर तो सीए तो उस जोधपुर को सीए की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये तो पहले दिन से ही मन में था, जब हमने पढ़ाई शुरू की थी, जब थोड़ी समझ आ गई थी कि सिर्फ ग्रेजुएट होके कुछ होगा नहीं, हमें आगे कुछ ना कुछ तो और पढ़ना ही है। तो अपने आप ही धीरे धीरे कुछ लोगों को हम देखते गए, हमारे समाज के लोगों को, जोधपुर के लोगों को, तो हमने भी तय कर लिया कि हम भी सीए ही करेंगे और सीए में अच्छी तरह से हम पास हो गए। हम जल्द 3 साल में सीए कंप्लीट हो गई हमारी। परिवार वाले मतलब आपके इस निर्णय से काफ़ी खुश थे कि मतलब लड़का जो कर रहा है अच्छा करेगा, तो सीए जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बिज़नेस कम करना चाहते हैं, लोग पढ़ाई करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो पढ़ा नेचुरली फैमिली वाले तो खुश ही थे और जब अब पास हो गए तो और भी ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उस ज़माने में तो रिज़ल्ट 3 या 4% आता था जब हम पास हुए थे। तो लोग परिवार वाले और समाज वाले सभी लोग बहुत खुश थे। तो यहाँ के एसोसिएशन के बारे में जानना चाहूँगा सर, किस तरह से अब आपका 2012 में आप जुड़े थे, तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं, तो 8 साल में क्या कुछ यहाँ पर बदला, क्या कुछ ऐसा एक जो है घटना बताइए जो आपको हमेशा याद रही हो ज़िंदगी में? देखिए, ये जो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन है, इसका पुराना नाम बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन था। ये आज 101 साल पुरानी संस्था हो चुकी है। तो ये तो पहले से ही पॉपुलर थी। सिर्फ हमें उसमें बदलाव ये करना था। जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ में बैठ के और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, हम सब आपस में बैठे और हमने ये तय किया कि अब हमें इसको नई दिशा की तरफ लेके जाना होगा। मतलब हमें इसमें जो एक पुरानी सोच को बदल कर एक नई सोच का स्थापन करना पड़ेगा एसोसिएशन के अंदर।
तो हमने काफ़ी वही चेंजेस किए। सरकार के साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने बढ़ाया। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के गोल्ड रेट को रिजर्व बैंक से मान्यता दिलाई। हम सरकार की कई कमेटियों में शामिल हुए और बैंक में जो आज की तारीख में लोन ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन मिलते हैं उसमें आईबीजे के जो डेली गोल्ड रेट है उसी के रेट पे गोल्ड लोन मिलता है। फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है आईबीजे के रेट पे ही इशू किया जाता है। तो जब हमने इसकी एक सोच में बदलाव किया, बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन से इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का जो रूपांतरण था वो बहुत ही मैं कहूँ बहुत ही उत्साहवर्धक था, क्योंकि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें सारे ज्वेलरों से अच्छा रिस्पांस मिला, बुलियन डीलर से रिस्पांस मिला, सरकार से रिस्पांस मिला और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो एक संस्था जब आप 100 साल का साइकिल पूरा होने को आता है तो आपको उसमें कई विशिष्ट बदलाव करने पड़ते हैं। हमने फर्नीचर से लगा के सोच में सब में बदलाव किया उसमें, मैं ये कह सकता हूँ। जी तो सर एक बहुत सारी अब आपकी जब आप यहाँ पे जुड़े तब कुछ और कहानी थी। अब 8 साल बीत चुके हैं बतौर सचिव आप यहाँ पे, क्या कुछ अभी भी दिल में ख्वाहिश है कि ये भगवान ने सब कुछ पूरा कर दिया है, तो एक चीज़ ख्वाहिश दिल में तमन्ना रहे कि मुझे ये चीज़ करना है या मुझे ये चीज़ बनना है, ऐसी कोई ख्वाहिश होगी आपकी? जी बिल्कुल। मेरी शुरू से सोच रही है कि इंडस्ट्री को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमें लेके जाना होगा। इसके लिए हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ मिलकर बहुत नई चीज़ें अपनाई। मेरा शुरू से पहले दिन से ये ड्रीम था कि हमें यहाँ पर हिंदुस्तान में एक स्पॉट एक्सचेंज की ज़रूरत है, गोल्ड का स्पॉट एक्सचेंज की ज़रूरत है। हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो, ताकि इस इंडस्ट्री के ऊपर एक जो हमेशा इस इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से एक गलत तरीके से देखा जाता है वो दिखना बंद हो। तो हमने जितने भी कमोडिटी एक्सचेंज थे उनके साथ काम करना शुरू किया, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ काम करना शुरू किया और फाइनली सरकार ने अपने बजट में अनाउंस भी किया कि हम बहुत ही जल्द स्पॉट एक्सचेंज की स्थापना करेंगे। सरकार ने गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना करने का भी निर्णय किया है। हमने हॉलमार्किंग के संदर्भ में भी सरकार से कहा कि आप हॉलमार्किंग को धीरे धीरे कंपलसरी कर दीजिए, ताकि पूरे देश में लोग कहीं भी सोना खरीदें, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी ना हो। तो कई चीज़ें हमने चेंज की है। इसमें कुछ ज्वेलर्स हमसे नाराज़ भी हुए हैं, लेकिन यदि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जब आप इस प्रकार के निर्णय लेते हैं तो ये इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करते हैं और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को बेनिफिट होना शुरू धीरे धीरे हो गया है। सरकार का भी रवैया इंडस्ट्री की तरफ से बदला है और आज आप देखिए कि ये इंडस्ट्री काफ़ी टैक्स देती है। हम लोग सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए की ड्यूटी का पेमेंट करते हैं। तो अब सरकार अपनी कई कमेटियों में हम लोगों को शामिल कर रही है। हम लोग यहाँ तक कि जीएसटी की कमेटी, रीजनल जीएसटी की कमेटी में भी शामिल है। तो इस प्रकार से नीति आयोग में हम लोग शामिल हैं। तो ऐसे कई चीज़ों से सरकार को भी हमारा रुख स्पष्ट हो जाता है और हम जो चाहते हैं सरकार धीरे धीरे उसको मानना शुरू कर देती है। सर एनडीए के सरकार में किस तरह से ज्वेलरी को इस क्षेत्र को देखते हैं, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ इस एसोसिएशन और इस फील्ड से जुड़े हैं, तो कई सरकार आई गई, पहले यूपी की सरकार थी, अब एनडीए, तो एनडीए की सरकार में किस तरह से देखते हैं जो करंटली गवर्नमेंट चल रही है, इसमें किस तरह से ज्वेलरी को देखते हैं, ज्वेलरी फील्ड क्षेत्र को? नहीं, देखिए बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने नीति आयोग के अंदर एक गठन किया था, एक कमेटी बनाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गोल्ड मार्केट। उस कमेटी के हम हिस्सा थे। तो जो ये बहुत बड़ा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गोल्ड मार्केट, इसकी मीटिंग लगभग 1-1.5 साल तक इसकी मीटिंग चलती रही। उसके बाद में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उस रिपोर्ट में हमारे व्यू को लिया गया और सरकार उस व्यू के हिसाब से धीरे धीरे कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती जा रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया, ज्वेलरी की लोन, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, स्पॉट एक्सचेंज, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। हम तो चाहते हैं कि भारत देश का पूरे विश्व का एक ऐसा मार्केट बने गोल्ड को लेकर, जो मार्केट फ़िलहाल
चाइना जैसी कंट्रियों के पास है या टर्की जैसी छोटी सी कंट्री के पास है। हम चाहते हैं कि वो मार्केट हिंदुस्तान में आवे, हम लोग सबसे बड़ा मार्केट बने यहाँ पर और बहुत बड़ा व्यापार हो। उसके लिए हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार का भी रुख स्पष्ट है, सरकार भी चाहती है और इसीलिए उन्होंने गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वगैरह की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है अब गोल्ड का हिंदुस्तान के अंदर। बहुत पूरा जो विश्व का मार्केट है उसका ट्रेड हिंदुस्तान में शिफ्ट होगा, ऐसे मुझे पूरी आशा है। और ये तो उपलब्धि इस सरकार की है, एनडीए सरकार की। अच्छा सर, ये तो हो गई अब ज्वेलरी और आपके पर्सनल बात। अब फैमिली में किस तरह से आप इस टाइम कितना वक्त दे पाते हैं? चूँकि एक बड़े पोस्ट पे रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे कर्तव्य निभाने होते हैं, तो फैमिली में किस तरह से टाइम दे पाते हैं? और फैमिली में क्या कोई आपके जो जनरेशन में है, आपसे जो नीचे जनरेशन लोग में जो हैं आपके बच्चे, वो क्या इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोई इंटरेस्ट या किसी अदर फील्ड में? नहीं, देखिए फैमिली को वक्त तो देना पड़ता है। कोशिश करते हैं कि हम पूरा वक्त दें, लेकिन ये कोरोना काल में तो अभी ट्रैवलिंग नहीं होती है, वरना हमारे पूरे आईबीजे के लगभग 29 स्टेट के अंदर हमारी ऑफिसेज हैं और हमारे सेमिनार लगभग हफ्ते में 2 से 3 सेमिनार किसी न किसी स्टेट में होते हैं। तो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। हम काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हम उसमें अभी तक सफल नहीं हुए हैं। काफ़ी कुछ सेंट्रलाइज है, काफ़ी कुछ हेड ऑफिस से ऑपरेट होता है। हम धीरे धीरे उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो फिर भी हम फैमिली को समय तो निकाल कर देना पड़ता है। जो मेरी जनरेशन है फ़िलहाल तो वो भी मेरा सन है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन फ़िलहाल उसको इस इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है उसमें। अच्छा, इस इंडस्ट्री से जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बाद क्या प्लानिंग की है? जिस तरीके से हमने देखा बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं या कोई अच्छे पोस्ट पे जाए, ऐसा कुछ ख्याल है मन में कि इसके बाद मैं एक जनसेवा करूंगा या जनता की सेवा करूंगा या सोशल उसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा, ऐसी कोई इच्छा जो सर? देखिए राजनीति से तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं राजनीति। तो राजनीति का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। ज़रूर जो मुझे पढ़ने का अभी भी शौक़ है, तो मैं सोचता हूँ कि इसी इंडस्ट्री में कहीं आगे जाके हम कोई लोगों को कुछ उसके अंदर हेल्प कर पाएँ, मदद कर पाएँ, कोई भी सामाजिक कार्य कर पाएँ, वो हम ज़रूर करेंगे। ऐसी मेरी इच्छा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल के युवा भटके हुए हैं, कई वो अपना क्षेत्र नहीं चुन पाते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, और ख़ासकर ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ कोई रुख नहीं करता, तो कैसे यहाँ पर न्यू कमर्स को कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे इस फील्ड में आए और अपना करियर बना सकते हैं? ऐसा कुछ क्या? नहीं, देखिए मैं मानता हूँ कि जो 1980 के बाद जो जनरेशन आई है वो युवा जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है, सिर्फ वो अपनी इंटेलिजेंसी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कुछ भी करें तो आपको उस पर 100% डिवोट करना चाहिए और कुछ नई सोच के साथ आना पड़ेगा। यदि आप ये सोचें कि जैसे हमारे पूर्वज बिज़नेस कर रहे थे या उसी प्रकार से हम बिज़नेस करते रहेंगे, तो मैं उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मानता हूँ। आपको एक नई सोच लानी पड़ेगी, कुछ नया सोचना पड़ेगा आपके बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस करने के प्रोसेस के बारे में, आपके कस्टमर के बारे में, जहाँ से आप माल खरीदते हैं उनके बारे में। आपको जब तक आप नई सोच नहीं लाएंगे तब तक आप बिज़नेस में ये जो न्यू इंडिया डेवलप हो रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हमेशा नया इंडिया, इस नए इंडिया में, न्यू इंडिया में यदि आपको स्थान चाहिए तो आपके दिमाग को भी नया दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, एक नई सोच के साथ आना पड़ेगा, वरना आप सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी, जिनका कहना है कि युवाओं को अगर अपनी कामयाबी पानी है तो नई सोच और नई राह के साथ उनको चलना पड़ेगा। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश।